Assalamualaikum students. Today topic is stored procedure and triggers. So let's start with the stored procedure. Stored procedure हमारे पास एक तरह का सिंपली वर्ड्स में हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. स्टोर्ड प्रोसीजर को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों के पास फंक्शंस होते हैं, उसी तरीके से ये भी आपके पास डेटाबेस सिस्टम में आपके पास प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं. उसमें आपके पास मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं. ठीक है, कपल ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आप लोग लिख सकते हैं. सो जैसे कि आप लोग अगर आप लोगों ने प्रोसीजर बनाना हो तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, आप लोग लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, और उसके बाद आप लोग उसको डेटा वेरिएबल्स बता देते हैं कि जो आप लोगों ने उसको पास करने हैं. उसके बाद आप बिगिन और आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि आप लोगों ने इंसर्शन करनी है या कोई अपडेट करना है, मल्टीपल आप लोगों ने यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आप लोग बता देते हैं. इसमें जहाँ पे ये एसक्यूएल स्टेटमेंट इस पोर्शन में बॉडी में आप लोग सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और एट द एंड में आप उसको टर्मिनेट खत्म कर देते हैं प्रोसीजर को. ठीक है, सो इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके पास आप लोग इनकैप्सुलेट कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को. मल्टीपल आप लोगों ने इंसर्शन अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्शन होती है, ठीक है, कोई डेटा पर इंसर्शन होती है, फिर अपडेशन, तो आप लोग उसको बार बार लिखने की बजाय आप लोग उसको एक ही प्रोसीजर के अंदर इनकैप्सुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं इन आउट. सो ये जो होता है आप लोग उसको जो डेटा टाइप पास पैरामीटर्स पास करते हैं जैसे फंक्शंस को, सो सिमिलरली आप लोग प्रोसीजर्स को भी इसी तरीके से आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं. आर्गुमेंट्स वेरिएबल का नेम हो जाएगा, डेटा टाइप, और इन आउट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इन आउट इंडिकेट कर रहा होता है कि जो आप लोग जो वेरिएबल है ये पास हो रहा है एज ए इनपुट. ठीक है, या आप लोग इससे जो प्रोसीजर से जो डेटा वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उसको फिर आप लोग ऐसे आउट के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपने कोई वेरिएबल पास करना है इस फंक्शन को तो आप लोग क्या लिखेंगे, इन, और अगर कोई वेरिएबल आपने रिटर्न करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आउट. ठीक है, सो ये सिंपल सी इसका सिंटैक्स हो गया. सो अगर हम लोग एक एग्जांपल देख लें, अच्छा, स्टोर प्रोसीजर जो है 0 और मोर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं. इसके अलावा डेटा टाइप हो गया. अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं. सो ये एक स्क्रिप्ट है, ये मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है. सो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और ये जब आप लोग स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप लोगों के पास एक सेल्स के नाम से डेटाबेस बन जाएगी जिसमें प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टेबल्स होंगे. ठीक है, सो इसी के ऊपर हम लोग एक डेटाबेस आपको जैसे मैं आप लोग को डेटाबेस बता देता हूँ. जब आप लोग स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप लोग के पास एक डेटाबेस बन जाएगी सेल्स को के नाम से, और इसमें सारे तमाम टेबल्स होंगे. ठीक है, सो अब हम लोगों ने प्रोसीजर बनाना है. इसमें आपके पास ये प्रोडक्ट का टेबल है तो इसमें इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्कीमा, और ये इसका डेटा हो गया. सो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाना है. इस प्रोसीजर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट हम लोग असाइन कर रहे हैं. किन को डिस्काउंट असाइन कर रहे हैं, जहां पे क्वांटिटी जो है, जहां पे क्वांटिटी ऑन हैंड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द पी मिनिमम, जहां पे इसकी क्वांटिटी के 2 गुना से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, तो वहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, 5% हम लोगों ने डिस्काउंट असाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने 5% इसको डिस्काउंट असाइन करना है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर बना रहे हैं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम हमने रख दिया. अब इसमें कोई आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं कर रहे तो एम्प्टी, ठीक है, कोई वेरिएबल पैरामीटर्स नहीं है, बिगिन. अब हम लोगों ने क्या किया, अपडेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टेबल को अपडेट करो. किस फील्ड को, पी डिस्काउंट को, पी डिस्काउंट में आप लोग 5% उसको ऐड कर दो. ठीक है, एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के साथ 5% ऐड कर दो. कहाँ पे, वेयर, जहाँ पे पी ऑन हैंड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ट्वाइस द मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम के 2 गुना है पी ऑन हैंड, तो वहां पे आप लोग क्या कर दो, डिस्काउंट को 5% इंक्रीज कर दो. सो इसको हम लोग अभी रन कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे, अच्छा, सो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये हमें एरर दे रहा है. ये एरर हमें क्यों दे रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जो है हमारे पास प्रोसीजर के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारा प्रोसीजर है
इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल स्किल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये एक स्किल स्टेटमेंट्स है। तो स्टेटमेंट जो टर्मिनेट हो रही है सेमीकोलन के बाद, और प्रोसीजर जब टर्मिनेट हो रहा है तो वो भी सेमीकोलन के बाद टर्मिनेट हो रहा है। सो इसके लिए जो इशू आ रहा है, दो एसक्यूएल स्टेटमेंट अलग अलग है, हम लोगों ने इसको एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एज ट्रीट करना है। प्रोसीजर हम लोग जो बना रहे हैं एज एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीमीटर को चेंज करेंगे। नॉर्मली हमारा डिलीमीटर जो होता है सेमीकोलन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने को इंडिकेट करता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर के अंदर तो सेमीकोलन ही रखते हैं, लेकिन हम लोग जो एंड है इसका डिलीमीटर चेंज कर देते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको कर देता हूँ, अभी अगर मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लिख रहा हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिलीमीटर चेंज कर देता हूँ, डिलीमीटर $, आप कोई भी डिलीमीटर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं अगर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, तो मैं $, के साथ वो स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी, ठीक है। सो मैंने इसका डिलीमीटर चेंज कर दिया प्रोसीजर बनाने के लिए, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब जब मैं प्रोसीजर, हम लोगों ने इसका डिलीमीटर चेंज कर दिया, अब मैं इसका प्रोसीजर बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर बिगिन, इसके बाद हमारे पास में फर्दर अपडेट, ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो मैंने जो है डिलीमीटर जो है, हम लोगों ने जो एसक्यूएल प्रोसीजर के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर, उसके लिए तो हम लोगों ने सेमीकोलन ही रखा जो एज यूजुअल नॉर्मल होता है। और जो एंड है, हमारी जो स्टेटमेंट, जो पूरा फंक्शन, जो प्रोसीजर है, वो जो टर्मिनेट होगा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कब टर्मिनेट कंसीडर करेगा, जब $, ठीक है। सो हम लोगों ने इसका डिलीमीटर चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस सेमीकोलन कर देते हैं, प्रोसीजर बनाने के बाद अपना वापस सेमीकोलन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये इजी होता है यूज करने के लिए यूजुअली सेमीकोलन। तो मैं दोबारा से इसका सेमीकोलन, डिलीमीटर सेमीकोलन ही रख दिया, ठीक है। सो अब हम लोगों ने एक प्रोसीजर तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। सो अब इस प्रोसीजर को अगर हम लोगों ने कॉल करना है, रन करना है, सो स्टूडेंट्स अब अगर मैंने प्रोसीजर को कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉल और prg_prod, ठीक है। तो ये मैंने प्रोसीजर कॉल कर दिया। अब अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट की टेबल में, सो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अगर आप लोग देखें तो पी डिस्काउंट में 2 या 3 रिकॉर्ड्स होंगे, रोज हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, जो हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे लिखी थी। सो ये 2 या 3 रिकॉर्ड्स हैं जो कि अपडेट हो गए होंगे, ठीक है। सो अगर अच्छा, इसी तरह की जो प्रोसीजर्स हैं, इसकी भी अगर आप लोग यहाँ पे PHP में एडमिन में देखें, सेल को में, सो इसमें हमारे पास इसकी भी एक पूरी लिस्ट मेंटेन हो रही होती है, जैसे कि हमारे पास टेबल्स होते हैं, व्यूज होते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर्स की भी लिस्ट मेंटेन हो रही होती है। यहाँ से आप लोग नए प्रोसीजर्स क्रिएट भी कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लिक करूँ तो इसमें आपको सारी उसकी डिटेल्स बता देगा। यहाँ से आप लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, उसकी टाइप, उसका डिफाइनर, सब डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भी उसकी अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कमेंट्स। जैसे आप लोग फंक्शंस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में यूजुअली कमेंट्स, तो आप लोग कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स बनाते हैं, सो अगर आप उसको बाद में दोबारा से देखते हैं तो आप लोगों के लिए कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग के लिए ईजी हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, सो प्रोसीजर्स के अंदर आप लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल का नेम, उसकी टाइप, उसको कोई भी आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो क्या कंसीडर होती है, नल, उसको असाइन हो जाती है। हाँ, जो स्टूडेंट्स अगर लोकल वेरिएबल की एग्जांपल देख लें हम लोग, सो हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाया है, ठीक है। प्रोसीजर बनाया लोकल वेरिएबल के नाम से, माय प्रोसीजर लोकल वेरिएबल, उसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, बिगिन। सो हम लोगों ने डिक्लेयर किया ए, इसको हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया 10 से, डिफॉल्ट वैल्यू बी और सी, इसको हम लोगों ने अनइनिशियलाइज रखा, ठीक है, तो इनमें नल आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोगों ने सेट किया ए को a+100, सो ए में क्या आ जाएगा 110। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने बी को हम लोगों ने 2 के साथ सेट कर दिया, और सी को हम लोगों ने a+b। सो सी में हमारे पास क्या होगा 110, ए में हमारे पास 110 है और बी में 2 है, तो सी में हमारे पास 112 आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरा एक ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ब्लॉक विद इन ब्लॉक, तो इसको नेस्टेड ब्लॉक कह सकते हैं आप लोग,
ठीक है, इसमें हम लोगों ने दोबारा से सी को डिक्लेयर किया और इसको हम लोगों ने सेट सी को 5 इनिशियलाइज कर दिया। सो अब अगर हम लोगों ने इस प्रोसीजर के अंदर जो है सेलेक्ट किया ए बी सी, इनको प्रिंट किया, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ए में तो 110 होगा, बी में 2 और सी में कौन सी वैल्यू पड़ी होगी? जो हम लोगों ने नेस्टेड ब्लॉक के अंदर जो है सबसे जो अंदर दूसरा ब्लॉक है नेस्टेड ब्लॉक, इसमें जो वैल्यू है वो उसको इनिशियलाइज हो जाएगी, वो इसमें पड़ी है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो इसमें सी में 5 आएगा। जब इस ब्लॉक के बाहर लोकल इस जो अंदर ब्लॉक के बाहर दोबारा से जब सी को प्रिंट करेंगे, सिलेक्ट ए बी सी करेंगे, तो अब ये सी कौन सी वैल्यू लेगा? जो बाहर सी की वैल्यू डिक्लेयर थी, जो कि होगी 112। ठीक है, सो इस प्रोसीजर को अगर हम लोग क्रिएट कर लें तो सबसे पहले हम लोग अपना डिलीमीटर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद डिलीमीटर हम लोगों ने $$ कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? प्रोसीजर को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो गया। हम लोगों ने दोबारा से डिलीमीटर को वापस सेमीकोलन पे सेट कर दिया। सो अब हम लोगों ने इसको कॉल करना है, तो हम लोग इसको कॉल माय जो प्रोसीजर का नेम है उसको हम लोगों ने कॉल कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसने वही सिलेक्शन की जो आपको मैंने जैसे बताया। लोकल स्कोप में जो था उसने सी को 5 रखा और जब आप लोगों ने मेन बिगिन ब्लॉक में आया तो उसमें सी की जो वैल्यू है 112 हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पैरामीटर इन की एग्जांपल देखें जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसीजर को पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसका हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं, var1 पास कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का, और हम लोग इसको कहाँ पे यूज करें? वेयर क्लॉज में, जहाँ पे p ऑन हैंड जो है इक्वल टू var1 हो। ठीक है, तो प्रोसीजर हम लोगों ने बना दिया बेसिक, और उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो अब ये 8 जो है ये पास होगा इनको वेरिएबल को। ठीक है, और जहाँ पे p ऑन हैंड जो है इक्वल टू 8 होगा तो वो तमाम रिकॉर्ड फेच करेगा और बाकी रिकॉर्ड को स्किप कर देगा। ठीक है, सो अब हम लोग इस प्रोसीजर को बना लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग ये प्रोसीजर हम लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, इसके बाद दोबारा से इसका डिलीमीटर लोड कर देते हैं और अब इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं। कॉल माय प्रोसीजर इन। ठीक है, सो अब इसने वही रिकॉर्ड रिटर्न किए जहाँ पे ये जो वेरिएबल हम लोगों ने 8 इसको पास किया था। लेट सपोज अगर मैं इसको अभी 32 पास करता हूँ तो ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को वेयर क्लॉज में इवेलुएट कर रहा है कि जहाँ पे वेरिएबल 1 इक्वल हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिमिलरली अगर हम लोग इस एग्जांपल को अगर देखें तो प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया जहाँ पे लिमिट रो करना चाहते हैं। अगर आप लोग लिमिट, सो आप लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लिमिट var1। ठीक है, तो var आप लोग वेरिएबल पास करेंगे और तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? लिमिट रो, अगर आप लोगों ने 8 पास किया, ठीक है, तो आपके पास कितनी रोज रिटर्न होंगी? 8 रोज रिटर्न होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग जो इसको पास करेंगे लिमिट रो को 20 पास करेंगे तो 20 रो तक वो रिटर्न करेगा। ये एक्सप्रेशन किस तरीके से इवेल्युएट होगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अगर लेट सपोज आप लोगों ने लिमिट 8 पास की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लिमिट 8। ठीक है, तो जो वेरिएबल आप इसको यहाँ पे पास करेंगे ये इसको एज यहीं पे ये फंक्शन इस तरीके से वेरिएबल इवेल्युएट होगा। जैसे मेरे स्टूडेंट्स अगर हम लोग पैरामीटर आउट की एग्जांपल देखें जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आउट पैरामीटर किस लिए यूज होता है? टू आउटपुट अ वेरिएबल। सो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाया है, बेसिक सा प्रोसीजर बनाया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज प्राइस को सेलेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके उसको हम लोग एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं एवरेज प्राइस। ठीक है, तो जो प्रोसीजर क्रिएट के आउट कीवर्ड लिखा, ये वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। आउट क्या कर रहे हैं? एवरेज प्राइस को, और किस डेटा टाइप है? डेसिमल डेटा टाइप का है। सो इस प्रोसीजर को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब इस प्रोसीजर को जो मैंने कॉल करना है उसमें लिखूंगा कॉल, और इस प्रोसीजर का नाम क्या है? prg_average प्राइस और @out। @out किस चीज को इंडिकेट करता है? @out कर रहा है ये हमारे पास यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, सो हम लोगों ने
इसको कॉल कर लिया। अब हमारे पास ये जो सेलेक्ट जो आउट वेरिएबल है, इसमें हमारे पास ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है ये हमारे पास आउट वेरिएबल में पड़ी है। सो अगर अब आप लोग सिलेक्ट आउट इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट आउट, ठीक है। सिलेक्ट एट द रेट आउट, ठीक है। तो इसमें 56 आप लोग देख सकते हैं ये मौजूद है। ये मैंने डिलीमीटर एक्चुअली डॉलर रखा हुआ है, इसलिए आप लोग ये एट द एंड में हम लोग डॉलर यूज करें। अगर आप लोग डिलीमीटर को सेट कर दें वापस कॉलन कर दें, फिर इसको अगर आप कॉल करते हैं सिंपली तो हम लोग सेमी कॉलन के साथ इसको कॉल कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पैरामीटर आउट की एग्जांपल होगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रोसीजर्स तो क्रिएट कर लिए, अब आप लोग अगर किसी प्रोसीजर को ड्रॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल कौन सी कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। सो अगर हम लोग एक प्रोसीजर इसी प्रोसीजर को ड्रॉप कर लें, ड्रॉप प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हम लोगों ने कौन सा क्रिएट किया था? prg_average_price, ठीक है। हम लोगों ने प्रोसीजर ड्रॉप कर दिया। अब अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये कह रहे प्रोसीजर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो प्रोसीजर हम लोगों ने इसको इस तरीके से ड्रॉप का आप लोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने दूसरे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है ट्रिगर्स। सो ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स आर एसक्यूएल कोड that are automatically executed in response to a certain events on a particular table, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं ट्रिगर्स हमारे पास एक तरह के क्या होते हैं, एक एसक्यूएल कोड होता है जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कोई स्पेसिफिक किस्म का इवेंट अकर हो, कोई भी इवेंट अकर हो। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप लोग फेमिलियर हों, कोई भी इवेंट अकर होता है, कोई फॉर्म सबमिशन या कुछ भी स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है, तो आप एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम डेटाबेस की टर्म्स में बात करें तो इवेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं? हमारे पास एक इंसर्शन एक इवेंट हो सकता है, ठीक है। अपडेट एक इवेंट हो सकता है, डिलीट एक इवेंट हो सकता है। टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है या कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इवेंट्स हैं। सो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी इवेंट इस तरह का इवेंट अगर हो स्पेसिफिक टेबल में, स्पेसिफिक टेबल है, लेट सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, तो जब भी एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो, इंटर हो, इंसर्शन हो उसकी या अपडेशन हो, तो आप एक स्पेसिफिक एक ब्लॉक ऑफ कोड हो, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। इस चीज को आप लोगों को अपने माइंड में रखना है कि ये कोड क्या एग्जीक्यूट होगा? ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा जब भी एक इवेंट अकर होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ट्रिगर एक बना लिया, ठीक है, और उसको एक टेबल के साथ एसोसिएट हम कर देते हैं। तो जब भी उस टेबल में एक एंट्री होगी तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सो अब अगर आप लोग देखें तो ट्रिगर जो होता है ये भी एक इसमें भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। वही आप लोग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, इंसर्शन वगैरह, कुछ भी अपडेशन वगैरह। तो ये भी जो है ये एक तरह का आप अगर देखें तो जैसे हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर डिस्कस किए थे, ये भी उसी तरह की हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, ठीक है, ये खुद रन होता है, जबकि प्रोसीजर में आप लोगों को उसको खुद से कॉल करना पड़ रहा था बार बार, ठीक है। सो अगर अब आप लोगों ने जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। सो जब भी हम लोग ये कर सकते हैं ट्रिगर इज इन्वोक बिफोर और आफ्टर द डेटा इज इंसर्टेड, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, सो इंसर्शन से पहले आप लोग ट्रिगर को कॉल करें, जो आपने ट्रिगर लिखा हुआ है, या इंसर्शन के बाद उसको कॉल करें। इसी तरह अपडेशन का जो ऑपरेशन है जो किसी टेबल पे हो रहा है, सो जो आपका जो ट्रिगर आपने लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अपडेशन से पहले परफॉर्म हो या अपडेशन से बाद परफॉर्म हो। तो ये आप लोग ट्रिगर बनाते वक्त आप लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं कि मेरा जो ट्रिगर है ये बिफोर ऑपरेशन कॉल हो, बिफोर इंसर्शन अपडेशन कॉल हो, या आफ्टर इंसर्शन या अपडेशन डिलीशन कॉल हो। इसी तरह जो आप ट्रिगर आप लिखते हैं, तो ट्रिगर आप लोग हमेशा एक किसी भी टेबल के साथ एसोसिएट होता है, किसी भी डेटाबेस के टेबल के साथ। और दूसरा ये कि किसी भी डेटाबेस टेबल में एक या एक से ज़्यादा ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो अब अगर हम लोग ने ट्रिगर का ये तो बेसिक देख लिया, लेकिन अब आप लोग देखें तो ट्रिगर हमारे पास यूजफुल कहाँ यूज हम कर सकते हैं। तो ये ट्रिगर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं तब जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ की ट्रांजेक्शन लॉग्स मेंटेन करने होते हैं, लॉग्स मेंटेन करने तो वहाँ भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। लेट सपोज अगर आप लोग
अगर हम लोग बेसिक सी उसी थीम पार्क की एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक थीम पार्क का टेबल था, ठीक है। थीम पार्क डेटाबेस के अंदर थीम पार्क का टेबल था जिसमें हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी सारी, जिसमें हमारे पास सारे पार्क की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, पार्क नेम्स वगैरह पड़े हुए थे, पार्क कोड वगैरह डिटेल पड़ी हुई थी। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जब भी हमारे पार्क कोड में एक एंट्री आए, ठीक है, पार्क कोड में एक नया रिकॉर्ड इंटर हो, रजिस्टर हो, लेट्स सपोज कोई नया पार्क, तो हमारे पास उसकी एक अलग सा एक टेबल हो, दूसरा एक टेबल हम लोग कहते हैं, एज्यूम करते हैं, जिसको हम कह देते हैं ऑडिट का नाम दे देते हैं, जिसमें हमारे पास सारा ऑडिट स्टोर होगा। जब भी इसमें एक एंट्री हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑडिट में उसके लिए एक एंट्री मेंटेन होगी, यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंटर हुआ था। इसी तरह अगर कोई रिकॉर्ड इसमें अपडेट होता है तो उसके लिए भी एक ऑडिट मेंटेन हो, ऑटोमेटिकली यहाँ डिलीट होता है कोई भी रिकॉर्ड थीम पार्क से, तो उसके लिए भी अगर आप लोग एक एंट्री मेंटेन करना चाहते हैं ऑडिट में, तो वहाँ पे इस तरह के सिनेरियोज में आप लोग ट्रिगर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने लॉग्स मेंटेन करने होते हैं। सो ये तो बेसिक थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया ट्रिगर्स का, कि ट्रिगर्स क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिगर्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ट्रिगर आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो ट्रिगर बनाने का सिंटैक्स ये होता है कि क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम, उसके बाद आप लोग लिखते हैं बिफोर और आफ्टर, मतलब इंसर्शन, अपडेट और डिलीट, इनसे आप पहले कॉल करना चाहते हैं या बाद में कॉल करना चाहते हैं ऑपरेशन की, ठीक है। ऑन ये कीवर्ड है, उसके बाद आप लोग बताते हैं किस डेटाबेस के किस टेबल के ऊपर ये आप लोग इस ट्रिगर को एसोसिएट करना चाह रहे हैं, किस डेटाबेस के किस टेबल के साथ इसको आप लोग ट्रिगर एसोसिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग लिखते हैं फॉर ईच रो, जब भी इस डेटाबेस के अंदर ये रो में कोई भी इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन परफॉर्म होगी, सो बिगिन, और उसके बाद आप लोग यहाँ से ट्रिगर की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप लोग अपनी डिफरेंट स्किल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सारे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी, और उसके बाद आप लोग इस तरह एंड कर लेते हैं। सो अगर आप लोग देखें तो ये इसका सिंटैक्स भी सिमिलर है, स्टोर प्रोसीजर की तरह ही है, बस इसमें सिर्फ आप लोग क्रिएट ट्रिगर लिख देते हैं, उसी तरह इसकी भी बॉडी है, लेकिन इसका आपको मैंने जैसे डिफरेंस बताया कि ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब भी ये इवेंट अकर होगा। सो ये तो आप लोगों का ट्रिगर्स का थोड़ा बहुत उसका सिंटैक्स हो गया। सो अब हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं, एग्जांपल एक देख लेते हैं, इससे आप लोगों को काफ़ी इसकी और भी क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लॉगिंग एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास दो टेबल्स होंगे, एक ब्लॉग का और एक ऑडिट का। सो जो ब्लॉग का टेबल होगा इसमें हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, इसमें हमारे पास एक टाइटल होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। जैसे ब्लॉग जो आप लोग लिखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या कंटेंट होगा, उसका टाइटल होगा, और एक ये होगा फ्लैग डिलीटेड, ये इस चीज़ को शो करेगा कि ये कंटेंट जो है ब्लॉग है ये डिलीटेड है, यानी अगर तो हम लोग इसको 1 कर दें तो ये जो ब्लॉग है ये डिलीटेड कंसीडर हम करेंगे, एक्चुअल में डिलीट नहीं होगा, डेटाबेस में पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग ये एज्यूम करें फ्लैग है 0 1, तो 0 है तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉग एक्टिव ब्लॉग है, और अगर इसको हम लोग ने 1 कर दिया तो ये ब्लॉग आपका डिलीटेड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक आईडी है जो कि होगी प्राइमरी की हो जाएगी, अनसाइंड हमने रखी है, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंटेड। तो ऑटो इंक्रीमेंटेड ये होता है कि अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो तो ऑटो इंक्रीमेंटेड ये होता है कि इसको आप लोगों को इंसर्शन के वक्त आईडी असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो आईडी असाइन करते हैं। लेट सपोज अगर आप लोग इंसर्शन करें तो इंसर्ट करते वक्त अगर आप लोग लिखें, लेट सपोज आप लोग कंटेंट टेक्स्ट हम टाइटल लिख देते हैं डेमो, और दूसरा आपको जो दूसरा जो है कंटेंट हमारे पास क्या है, कंटेंट हमारे पास लेट्स सपोज हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। और इस क्वेरी को अगर आप लोग रन करेंगे, सो अब आप देखें डिलीटेड को तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की हुई है, तो टेबल में जब एंट्री होगी तो डिफ़ॉल्ट इसको 0 इनिशियलाइज हो जाएगी, और आईडी जो है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो आईडी क्या हो जाएगी, पहले जब रो रिकॉर्ड इंटर होगा तो आईडी इसको 1 इनिशियलाइज हो जाएगी, 1 के साथ एक पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा जिसमें 1 आईडी होगी, डेमो उसका टाइटल होगा और कंटेंट उसका ABC होगा। इसी तरह अगर आप लोग एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करें, उसका अगर आप लोग नाम रखें डेमो 2 और ABC2, तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली उसको 2 असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑटो इंक्रीमेंटेड क्या कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट इसको हर दफा एक आईडी इंक्रीमेंट करके असाइन कर रहा होता है, आईडी को करेगा।
तो डेमो2 के साथ नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और abc2 के नाम से, ठीक है। और इसी तरह डिलीटेड जो है डिफॉल्ट, उसको हम लोगों ने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। सो ये ऑटो इनक्रीमेंटेड इस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा एक हो गया ब्लॉक का टेबल, जिसमें हमारे पास क्या होगा, पोस्ट आईडी होगी, टाइटल होगा, कंटेंट होगा और डिलीटेड टैग होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि ब्लॉक जो है डिलीटेड है या नहीं। जिसको दूसरा टेबल देख लेते हैं। तो ब्लॉक का टेबल हो गया, जिसमें हमारे पास क्या कौन सा रिकॉर्ड स्टोर्ड है, यूनिक पोस्ट आईडी होगी हमारे पास, टाइटल, कंटेंट एंड डिलीटेड टैग। तो दूसरा हमारे पास टेबल है ऑडिट का, वो हमारे पास एक तरह की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, एक तरह के लॉग्स आपके स्टोर कर रहा है, आपकी तमाम ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं ब्लॉग्स में। सो उसमें ये क्या स्टोर करेगा अपने पास, रिकॉर्ड आईडी, ब्लॉग पोस्ट आईडी जो इसकी आईडी आएगी, और चेंज टाइप, मतलब उसमें जो है ब्लॉग में एक नया रिकॉर्ड, नया ब्लॉग इंसर्ट किया गया है, या एग्जिस्टिंग ब्लॉग को एडिट किया गया है या डिलीट किया गया है। तो एक तरह का हमारे पास क्या मेंटेन कर रहा है, उसकी लॉग्स मेंटेन कर रहा है ऑडिट टेबल। सो ये हमारे पास जो है ब्लॉग का टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। क्रिएट टेबल हम लोगों ने आईडी, टाइटल, कंटेंट और डिलीटेड बना दिया। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास जो ऑडिट का टेबल है, ये हम लोगों ने इसका स्कीमा ये हो गया, आईडी होगी इसमें, ब्लॉग आईडी, चेंज टाइप में क्या आ रहा है, इनमरेशन है, इनम वो है डेटा टाइप है, जिसमें क्या आ सकती हैं, 3 वैल्यूज आ सकती हैं, न्यू, एडिट और डिलीट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चेंज टाइम, ये टाइम स्टैम्प का डेटा टाइप है। डिफॉल्ट हम इसको क्या दे रहे हैं, करंट टाइम स्टैम्प दे रहे हैं। तो जब भी एक नया रिकॉर्ड इसमें एंट्री होगी तो इसको बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, करंट टाइम स्टैम्प, जो कि करंट टाइम चल रहा है। इस तरह हम लोगों ने प्राइमरी की बना दिया आईडी को, बाकी जो फील्ड्स हैं हमारे पास इनको हम लोगों ने इंडेक्स कर दिया, और फॉरेन की हम लोगों ने किसको बनाया, ब्लॉग आईडी को। ये जो ब्लॉग आईडी है ये फॉरेन की है, ये रेफरेंस किसको कर रही है, ब्लॉग टेबल की आईडी को। तो यहाँ पे एज अ क्या यूज हो रही है, एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। और इसके बाद हम लोग अगर हम देखें, सो अब हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो ब्लॉग टेबल में, तो हम लोग क्या चाहते हैं, एक नई एंट्री हो जाए कहाँ पे, ऑडिट टेबल में भी, जो कि क्या मेंटेन करेगी, ब्लॉग आईडी, और टाइप बताएगी कि न्यू ब्लॉग आया है। अगर इसी तरह कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है तो ऑडिट टेबल में क्या आ जाएगी, टाइप में क्या आ जाएगा, एडिट हुआ। और अगर कोई ब्लॉग जो है ब्लॉग टेबल से डिलीट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई एंट्री आएगी जो कि मैनेज करेगी कि ये ब्लॉग डिलीट हो गया। तो इस तरह की क्या करें, हम लोग उसके तमाम के तमाम ब्लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया, इनकी टेबल्स का स्कीमा देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए ट्रिगर्स लिखते हैं। तो ट्रिगर जब भी लिखते हैं तो ट्रिगर्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप लोग यूनिक नेम होना चाहिए हर ट्रिगर का, ठीक है। सो दूसरा ये ट्रिगर जो है, सिंगल ट्रिगर्स कैन ओनली मॉनिटर अ सिंगल टेबल। एक ट्रिगर जो होता है वो एक ही टेबल को मॉनिटर कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इस तरह होता है कि ट्रिगर को जो है आप लोग, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि बिफोर और इंसर्ट आप लोग बता सकते हैं कि ये ट्रिगर है, इंसर्शन से पहले कोड एग्जीक्यूट हो, जो ट्रिगर का कोड आप लोगों ने लिखा है, ये आफ्टर एग्जीक्यूट हो। सो ये जो बिफोर वाला ट्रिगर है ये यूज होता है तब जब आप लोगों का इनकमिंग जो डेटा आ रहा है उसको आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे बिफोर ट्रिगर यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग जो टेबल आफ्टर यूज तब कर सकते हैं जब आपके पास एक डेटा आ गया, इंसर्शन होगी, उसके बाद आप लोग उसी टेबल को किसी और टेबल में रेफरेंस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे आफ्टर ट्रिगर को आप लोग यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रिगर की बॉडी आ जाती है। सो अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आप कीवर्ड्स आप लोग देखेंगे, न्यू और ओल्ड डॉट कॉलम नेम। सो अगर आप लोगों ने न्यू वैल्यू को जब टेबल में लेट सपोज एक नई अपडेट हुई, ठीक है, तो अगर आप लोग पुरानी जो वैल्यू है उसको आप लोग रेफरेंस करना चाहते हैं, अभी अपडेट हुई नहीं, तो आप लोग ओल्ड डॉट कॉलम वैल्यू के थ्रू आप लोग पुरानी वैल्यू को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लोग न्यू वैल्यू को रेफर करना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं न्यू डॉट कॉलम नेम। तो इसकी अगर हम लोग आगे चल के आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। सो ये तो आप लोगों ने सिंटैक्स में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ट्रिगर बनाने का। सो अब हम लोगों को स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिगर बनाने की तरफ, ठीक है। सो मैंने आपको जैसे कहा हम लोग 2 ट्रिगर्स बनाएंगे। एक ट्रिगर हम लोग तब बनाएंगे जब आपका जो ब्लॉक टेबल है उसमें जब आपकी इंसर्शन होती है, सो इंसर्शन के बाद हम लोग एक स्पेसिफिक
ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो एक हम लोग इवेंट उसके लिए बना लेंगे, एक ट्रिगर, और एक हम इवेंट उसके लिए बनाएंगे जब आपकी जो ब्लॉक का टेबल है उसमें आपकी कोई अपडेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए जो है ट्रिगर बना लेते हैं। सो ट्रिगर हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम ब्लॉक आफ्टर इंसर्ट, जब भी ब्लॉक में इंसर्शन के बाद, ठीक है, ये ब्लॉक का नेम हो गया, ये ट्रिगर का नेम हो गया, सॉरी। और इसके बाद जो है ये आप लिख रहे हैं कि आफ्टर इंसर्ट, जब भी ब्लॉक के टेबल में, ब्लॉक का जो टेबल है, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम है, इस डेटाबेस के अंदर जो ब्लॉक का टेबल है, जब भी इसमें इंसर्शन हो तो उसके बाद आप लोग क्या करो, फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए जब भी कोई इंसर्शन हो, सो आप लोग क्या करो, ऑडिट का जो टेबल है, दूसरा ऑडिट का टेबल, उसमें भी आप लोग एक ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए एंट्री कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली एंट्री कर दो। सो ब्लॉक आईडी और चेंज टाइप। सो ब्लॉक आईडी में को आपको जैसे मैंने कहा था उसमें क्या आई थी, ये फॉरेन की है जो कि ब्लॉक आईडी की में प्राइमरी की यूज हो रही है, और चेंज टाइप में क्या आ जाएगा, न्यू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक ट्रिगर बना दिया, जिसमें भी आप लोग, अगर आप लोग नोटिस करें तो हम लोगों ने डिलिमीटर चेंज किए, क्यों, क्योंकि इसमें भी आप लोग, जैसे ये बॉडी है आपके ट्रिगर की, तो इसमें भी मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रही हैं, और आपका जो ट्रिगर है ये भी आप लोगों का एंड पे जब टर्मिनेट हो रहा है, तो इसमें भी अगर सेमी कॉलन लिख दें तो फिर वो आप लोग जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, एरर देता है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलिमीटर चेंज कर देते हैं $, और फिर ये ट्रिगर बनाने के बाद दोबारा से अपने जो हम लोग सेमी कॉलन डिलिमीटर नॉर्मली यूज करते हैं तो उसको वापस हम लोगों ने सेट कर देते हैं। तो एक ये ट्रिगर हमारे पास हो गया। तो एक ट्रिगर हम लोग इसको बना लेते हैं, $, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रिगर बना लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ट्रिगर बन गया डिलीमीटर को। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा ट्रिगर बना लेते हैं, जो कि किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, आफ्टर अपडेट, जब भी इस रिकॉर्ड में अपडेशन होगी, ठीक है, जब भी आपका जो ब्लॉक टेबल है उसमें अपडेट हो, उसके बाद ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जब भी आपके पास रिकॉर्ड में अपडेट होगी, तो अगर जो नया जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसमें अगर न्यू डॉट डिलीटेड का फ्लैग 1 है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो ब्लॉग है, हमारा जो ब्लॉग है उसमें अगर आपको फील्ड्स याद हों तो ब्लॉग के टेबल में हमारे पास एक डिलीटेड का फ्लैग था जो कि 1 और 0। तो जब 1 होता है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो ब्लॉग है ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अगर तो ये 1 होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि चेंज टाइप जो है डिलीट हो गई। एल्स के केस में हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो है ब्लॉग जो है उसमें एडिट किया गया है, उसमें हो सकता है कि कंटेंट को चेंज किया गया हो सकता है उसका टाइटल चेंज किया गया हो, तो उसमें हम लोग फ्लैग को एडिट सेट कर देते हैं। और फिर ये जो हमारे पास चेंज टाइप का वेरिएबल है, एडिट या डिलीट, सो इसकी एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, हमारा ऑडिट का टेबल, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑडिट टेबल में उसके लिए एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था न्यू डॉट कॉल वैल्यू और ओल्ड डॉट कॉल वैल्यू। सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें फर्दर, तो जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल को देख रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो न्यू और ओल्ड ये किसके लिए यूज होता है। ये ऐसा होता है कि जब आप लोग इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ब्लॉक के टेबल के ऊपर, ठीक है। ब्लॉक का टेबल आप लोग अपने माइंड में रखना है। तो ब्लॉक के टेबल में हमारे पास क्या पड़ा है, ये सारी एंट्रीज फील्ड्स पड़ी हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे लेट सपोज एक अपडेट की क्वेरी चलाता हूँ, अपडेट ब्लॉक टेबल सेट डिलीटेड इज इक्वल टू 1, हम इसको डिलीटेड को क्या कर रहे हैं, 0 से 1 कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने एक अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो अब हम लोगों ने अपडेशन में क्या किया, हम लोगों ने जो उसका डिलीट का जो फ्लैग है, हमने सिर्फ डिलीट की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया, ये 0 थी, इसको हम लोगों ने 1 कर दिया। सो अब यहाँ पर जो न्यू डॉट डिलीटेड है ये किसको रेफर करेगा, जो अपडेटेड वैल्यू है। अपडेटेड वैल्यू क्या है, डिलीटेड 1 है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं ओल्ड डॉट डिलीटेड, सो वो पुरानी वाली वैल्यू जो हमारे पास 0 है, अपडेट होने से पहले जो वैल्यू है वो उसको रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ओल्ड और ये जो न्यू का कीवर्ड है
ये आप लोग यूज कर सकते हैं। जो न्यू वैल्यू होती है आ रही है उसको न्यू से आप रेफर करते हैं, और अगर आप लोगों ने अपडेट से जो पहले की वैल्यू है उसको आप लोगों ने रेफर करना है, सो आप लोग ओल्ड डॉट कॉलम नेम आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है हमारे पास ओल्ड और न्यू कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। अगर आप लोग ट्रिगर में इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग के पास सिर्फ न्यू डॉट कॉल वैल्यू होती है, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई पुरानी वैल्यू होती ही नहीं है, एक नई एंट्री हो रही होती है, प्योर एक नई एंट्री आपके पास हो रही होती है, तो उसमें सिर्फ आप न्यू का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये जो ओल्ड और न्यू का जो है ये आप लोग दोनों सेम जगह पे आप लोग तब यूज कर सकते हैं जब आप लोग के पास अपडेट क्वेरी होती है, क्योंकि अपडेट क्वेरी में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड होता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है, और आप लोग उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रो पड़ी है उसको आप लोग ओल्ड डॉट एट्रीब्यूट कॉलम नेम से एक्सेस कर सकते हैं, और जो न्यू वैल्यूज आ रही हैं उसको आप लोग न्यू डॉट कॉलम नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर आप लोगों ने डिलीशन कर रहे हैं, सो डिलीशन के केस में आप लोगों के पास सिर्फ ओल्ड वैल्यू होती है, न्यू वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। सो आप लोग उसको ओल्ड डॉट कॉलम नेम के साथ उसको एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। हाँ, सो अब हम लोग ये ट्रिगर भी बना लेते हैं, ठीक है। सो ये ट्रिगर भी हम लोगों ने बना दिया। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक केस टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये ब्लॉक का टेबल है, इसमें हमारे पास क्या क्या फील्ड्स आ रही हैं, टाइटल है, कंटेंट है, और डिलीटेड का एक फ्लैग है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इसी टेबल में एक एंट्री कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू ब्लॉक, कौन कौन सी फील्ड में एंट्री कर लेते हैं, टाइटल कामा कंटेंट। वैल्यूज हम कौन कौन सी डाल देते हैं, लेट्स सपोज टाइटल में हम डाल देते हैं फर्स्ट ब्लॉक और इनिशियल कंटेंट, ठीक है। ठीक है, सो हम लोगों ने एक एंट्री कर दी। मैं ऐसा कर लेता हूँ, डिलीमीटर इसका वापस चेंज कर लेता हूँ, डिलीमीटर कॉलम। मैं क्या करता हूँ, इसकी रिकॉर्ड देख लें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्लॉक, ठीक है। सो देखिए मैंने फर्स्ट ब्लॉक के नाम एक टाइटल हो गया, कंटेंट मैंने उसको इनिशियल दे दिया, और ये जो डिलीटेड है इसको इनिशियली हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है 0। अगर आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई ना करें तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 मिल जाती है। और ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसको अगर आप लोग इनिशियलाइज ना भी करें तो इसको हर दफ़ा ये ऑटो इंक्रीमेंटेड एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा होता है। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए एंट्री कर दी, ठीक है, ब्लॉक टेबल में। तो ऑडिट टेबल में क्या होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑडिट, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं ऑडिट टेबल में भी एक इसने क्या की, उसके लिए एंट्री कर दी, किस टाइप की एंट्री कर दी, न्यू, कि हम लोगों ने ये क्या बता रहा है कि आप लोगों के पास एक नई एंट्री आई है। तो ये जो है ये कौन सा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इंसर्शन वाला। जब भी एंट्री होती है उसके बाद आप लोगों की एक ये एंट्री ऑडिट में भी चली जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से ये ट्रिगर, ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड वर्क कर रहा है इस इवेंट के साथ। अब अगर हम लोग दूसरे इवेंट को ट्रिगर करना चाहें जो कि है अपडेट वाला ट्रिगर, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक रिकॉर्ड को अपडेट कर देते हैं, अपडेट ब्लॉक, हम लोग कर देते हैं सेट कंटेंट इज इक्वल टू ASD, ठीक है, वेयर ID इज इक्वल टू 1। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक का कंटेंट को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक का जो कंटेंट है उसको मैंने अपडेट कर दिया। तो अब अगर आप लोग देखें ब्लॉक के कंटेंट में मैंने जो कंटेंट इनिशियल था उसको मैंने ASD कर दिया। सो अब ये जो है, अब इस अपडेट होने के बाद हम लोग जरा ऑडिट का टेबल चेक करते हैं, ऑडिट के टेबल में क्या हुआ। सो अब आप लोग देख सकते हैं ऑडिट की टेबल में एक नई एंट्री आ गई है, जो कि क्या इंडिकेट कर रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों ने हमने जो है ब्लॉक टेबल में कोई अपडेट परफॉर्म की है। सो इसमें अब इस वक्त कौन सा आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसमें हमारे पास ये जो आफ्टर अपडेट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये देखता है कि न्यू डॉट डिलीटेड
ठीक है, अगर 1 हो तो डिलीट कंसिडर करते हैं, नहीं तो एडिट कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो है डिलीटेड 0 है, तो ये एल्स वाला कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और चेंज टाइप एडिट होती है। सो यहाँ पे एक नई जो एंट्री आती है उसमें क्या आ जाता है, आईडी और चेंज टाइप एडिट। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री आ गई। अब अगर मैं क्या करता हूँ दोबारा से इस डिलीट वाला केस चेक करते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। मैं अपडेट परफॉर्म करते हैं और इसी दफा हम क्या कर लेते हैं, जो डिलीटेड हमारा का जो फ्लैग है इसको हम कर देते हैं डिलीटेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने ब्लॉक को अपडेट कर दिया, इसमें डिलीटेड को हमने 1 कर दिया। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो ब्लॉक है इसको मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, पहले 0 था, इसको हमने 1 कर दिया। तो अब हमारे पास ऑडिट में क्या होगा, ऑडिट में आप लोग देख सकते हैं एक नई एंट्री आ गई है जो कि क्या इंडिकेट कर रही है कि इस टाइम पे हम लोगों ने अपना जो ऑडिट ब्लॉक का टेबल है उसमें हम लोगों ने कोई डिलीशन परफॉर्म किया, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो ये आप लोग देख सकते हैं उसने उसको नए टेबल में एंट्री कर दी। सो अब आप लोगों को इसका यूज समझ आ रहा है कि ये ट्रिगर जो हमारे पास किस तरीके से वर्क कर रहा है। हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के साथ कि जब भी वो इवेंट अकर हो, सो आप लोग कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको डेटाबेस की टर्म्स में ट्रिगर्स कहा जाता है उसको आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो इस तरीके से हम लोग इसके साथ ट्रिगर्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर ट्रिगर्स को आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, तो अगर आप लोग उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसी तरह ड्रॉप ट्रिगर और ट्रिगर का नेम। ठीक है, तो अगर ट्रिगर का आप लोगों ने क्या नाम रखा है, ब्लॉक आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो ये ट्रिगर आपका ड्रॉप हो गया।